चेहरा क्योंकि मैं टाइगर हिल बैठी नहीं आज। बहुत बधाई है जितने मेरे श्रोता हैं जिन्हें खास तौर पर जम्मू के नौजवान हैं उन्हें बड़ी मैं मुबारकबाद। भवतारिणी माँ रखी ले भगते जो मिल देने तो मैं तो जम्मू थोड़ा बैठे रखी मिलन में सारे जे कोई मिलना चाह मिल गए तो क्या आप अगर 6 महीने के लिए बाहर रहें आप हमारे साथ तो कभी भी नहीं पड़ी। थोड़ी सी कांगड़ी बोल दे कांगड़े दे ते बापू जी पूरे जम्मू की ठेठ डोगरी। दिखिरा डोगरा देश ओ मित्रा दिखिरा डोगरा देश। ये पोइट, क्लासिकल सिंगर, पॉलिटिशियन, फिलोसफर जम्मू कश्मीर के सदर रियासत रह चुके हैं। इन्होंने बीइंग अ पॉलिटिशियन जम्मू के आर्ट कल्चर को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करने की कोशिश की है। ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल और मैं हूँ विदुष लाठिया। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारी जम्मू की आन बान और शान, हमारे जम्मू के लास्ट रूलिंग किंग महाराजा हरि सिंह जी के बेटे महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। जरूर, आप जम्मू के हैं, क्यों नहीं आपको समय दो। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें एज ए यंगस्टर्स बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि हमारे जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा कैसे रहते थे। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि राज रजवाड़े राजस्थान के मराठों का हमने देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा उस समय कैसे रहते थे? देखिए, वो जो आपने देखे ना मराठा के और राजस्थान के, वो पुरानी बातें हैं। जैसे उसमें तो हमने भी फिल्म बनवाई हुई है महाराजा गुलाब सिंह जी पे। तो एक तो वो राजे महाराजे कैसे लड़के उन्होंने ये रियासत बनाई। अगर आप पिताजी की बात कर रहे हैं तो वो तो उस किस्म की बातें नहीं लगेंगी आपको जैसे वो वहाँ की हैं, क्योंकि उनका रहने का स्टाइल जो है एक मुकाबलतन बड़ा सिंपल था। और उनके महल भी जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो बहुत लंबे चौड़े महल ऊंचे नहीं बनाए, बड़े सुंदर महल बनाए। अगर आप देखें श्रीनगर में जो हमारे गुलाब भवन गुप्कार में पैलेस था, बहुत सुंदर और सिंपल था और पहाड़ के साथ बिल्कुल अच्छा जुड़ जाता था। और उन्होंने बड़ा पैलेस छोड़ दिया था, शेरगढ़ी भी छोड़ दी, मंडी मुबारक भी छोड़ दी। तो राजा पिताजी के पिता जो हमारे मेरे दादाजी राजा अमर सिंह जी ने ये गुप्कार और रामनगर में जगह ले रखी थी, तो वो वहाँ रहते थे। तो रहने का एक तो पहली बात ये है कि हाँ दरबार होते थे, साल के दो बार दरबार होते थे बेटा। एक तो विजयदशमी का दरबार होता था श्रीनगर में और एक बैसाखी का दरबार होता था जम्मू में। उस दिन दरबार के दिन तो पूरे वो लगा के वो अचकन वगैरह तो लगा के साफा लगाते और उसमें कुछ गहने वगैरह भी लगाते थे और तख्मे वगैरह। तो लोगों को भी सबको अपने साफे बांध के बैठना पड़ता था। वो 2 ओकेजन थे जिसमें जो आप फ्यूडल बात कह रहे हो ना कि राजा महाराजे की जो बात है, वो भी उसमें हाथी घोड़े हाथी नहीं थे, कोई घोड़े जरूर थे। विजयदशमी के दिन पिताजी स्वयं प्रोसेशन घोड़े के ऊपर चढ़ के पहले सफ़ेद घोड़े पे आगे चलते थे, उनके पीछे ये रसाला चलता था, उसके पीछे फौज चलती थी। वो बटमालू जो परेड ग्राउंड है श्रीनगर में वहाँ होता था। तो वो अच्छी शान होती थी, कोई शक नहीं इसमें। हाथी चले गए थे मेरे पैदा होने तक, पहले होते होंगे हाथी, लेकिन पिताजी ने कोई हाथी नहीं रखे। तो जैसे मतलब कि हम पिक्चर्स में देखते हैं कि जो राजकुमार होते हैं वो भी हैवी ज्वेलरीज पहनते हैं या फिर उनका पहनावा पूरा राजा महाराजाओं की तरह। देखिए, हमें तो बिल्कुल पिताजी ने हमें बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट उसमें डिसिप्लिन में रखा। तो अगर मैं कहानी सुनाऊं अपने बचपन की, पैदा तो मैं फ्रांस में हुआ, आपने पढ़ा होगा उस वक्त। पिताजी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने, तो वहीं अच्छा पिताजी ने 4 विवाह किए थे। 3 जो पहले विवाह किए थे वो राजकुमारियां थी, 2 गुजरात में, 1 हिमाचल की। माँ जी जो थे वो गांव की थी, एक छोटा सा गांव है विजयपुर लम्बा ग्राम के ऊपर कांगड़ा में। वो डोला आया था, हमारा एक रिवाज होता था कि जिनमें राजे तो जा नहीं सकते थे गांव में बारात लेके, तो वो डोला आया था। शादी उनकी हुई जो हाँ अब
राजभवन है श्रीनगर में। तो शादी वहाँ हुई, मुझे लगता है शादी 1926-27 में हुई। तो जब हम 1931 में वो 30 में हम वहाँ से चले भारतवर्ष से समुद्री जहाज से। तो पैदा हुआ मैं फ्रांस में, होटल मार्टिनेज है, कमरा 318, 319, 320, क्योंकि मैं आई वॉज अ फेमस बेबी, तो सबको पता है कमरे का। हम उसके बाद मैं और महारानी हम गए थे, उसी कमरे में रहे थे जहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा। तो खैर पैदा होके वापस आया, 5 साल तो माँ जी के साथ ही रहा। 5-6 साल का जब मैं हुआ तो पिताजी ने मुझे अलग करके और मेरी अलग एस्टैब्लिशमेंट कायम कर दी, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। 2 लड़के, दिग्पाल सिंह और दिग्विजय सिंह, अपने राजे के, वो 2 लड़के मेरे कंपेनियन थे और अंग्रेज गार्डियन थे। तो उसका कारण ये था, मुझे लगता है बापूजी को लगता था कि एक ही बेटा है और अगर ये पैलेस में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सभी के बेटा बेटा। तो उन्होंने, देखो कितनी दूरदर्शिता थी उनकी, उन्हें अलग कर दिया। हालांकि उस वक्त माँ जी बड़े दुखी हुए होंगे, और इतना हमारा वो डिसिप्लिन था कि माँ जी को हफ्ते के 3 बार और बापूजी को हफ्ते के 1 बार मिलता था, बंधे हुए थे दिन। अच्छा। और हमारा सारी दैनंदिनी जो है, दिन की जो प्रोग्राम था वो सब बंद हुआ था। सुबह राइडिंग करनी है, फिर टीचर आते थे पढ़ाने, फिर ये, फिर गेम वगैरह सारा। तो उन्होंने ऐसा किया कि 6 साल की उम्र से 11 साल की उम्र तक 6 साल हम अलग ही रहे, ऐसे इस परिस्थिति में रहे। तो पिताजी को 1 बार हफ्ते के मिलते थे, उनको बड़ा रोब था पिताजी का। जैसे आपने बताया कि वो काफी डिसिप्लिन में आपको रखते थे, तो जैसे हमारे पेरेंट्स को, अभी हम पढ़ाई नहीं करते हैं, शरारतें करते हैं, तो हमें डांट पड़ती है। नहीं, हमें, हाँ वही नहीं, हमारे अपने जो अपने बच्चों को तो खुद हमने रेज किया, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन हमारी परिस्थिति जो अलग थी ना, ठीक है, तो मतलब उस किस्म का प्यार जो कहते हैं वो नहीं ना मिला, ना डांट मिली ना इतनी प्यार। मतलब आप थोड़े टाइम के लिए मिलते थे उनके बाद, हाँ, उसके बाद रहते थे, मतलब कम रहते, तो डांट पड़ी नहीं आपको? डांट नहीं कभी पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी। कम पड़ी डांट। फिर ऐसा हुआ कि 6 साल के बाद मैं जब 11 प्लस का हो गया, तब पिताजी ने मुझे दून स्कूल भेज दिया। अब दून स्कूल, उन दिनों में राजकुमार कॉलेजेस थे, मेयो कॉलेज इत्यादि कॉलेज थे को जो विशेषकर राजवाड़ों के लिए बने थे। लेकिन वहां भी देखिए उनकी दूरदर्शिता, उन्होंने उन राजकुमार कॉलेजेस में नहीं मुझे भेजा, उन्होंने पब्लिक स्कूल में भेजा, दून स्कूल, जो पहला पब्लिक स्कूल था भारतवर्ष में, तो वाकई पब्लिक स्कूल था, राजवाड़ों का स्कूल नहीं था। वहाँ 11 साल की उम्र से फिर 4 साल में वहाँ रहा। फिर मेरी एस्टैब्लिशमेंट डिस्बैंड हो गई। छुट्टियों में जब मैं आता था तो मैं माता पिता जी के साथ ही रहता था। तो आप उस समय शरारतें करते थे? मैं शुरू में शरारती था ही नहीं। तो कुछ भी शरारत बड़ा कभी मैंने शरारत तो मैं बड़ा डिसिप्लिन था और पढ़ाई में अच्छा था सब। तो मैंने वहाँ 4 साल की सीनियर कैम्ब्रिज किया। उस वक्त 14 प्लस उम्र थी मेरी, आमतौर पर 16 उम्र पे करते थे, और फर्स्ट डिवीजन भी मुझे मिला, ऐसा नहीं। क्या बात। तो उसके बाद फिर आए वापस, लंबी कहानी थी उसके आगे। ठीक है, तो जैसे हमारे JNK में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जा सकती हैं, जैसे कि कश्मीरी, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, तो उस समय भी ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी? हाँ, नहीं कर रही तो डोगरी बोलते। अच्छा। बापू जी से माँ जी तो बड़ी शैल डोगरी बोलते, माँ जी थोड़ी सी कांगड़ी बोलते, कांगड़े रहे। हाँ। तो बापू जी पूरे जम्मू की ठेठ डोगरी बोलते, घरे च डोगरी बोलते होंगे। लेकिन उसके अलावा बाहर जेडे नौकरे कने भी डोगरी बोलते हैं। हाँ। जो मुलाजिम थे उनके साथ भी डोगरी बोलते थे। सिर्फ जब बाहर के लोग अब मिलने आते थे तो अंग्रेजी बोलते थे बापू जी ज्यादा, हिंदी उर्दू का इतना प्रयोग नहीं करते थे जितना अंग्रेजी का करते थे। अंग्रेजी और डोगरी 2 भाषाएं उनकी थी। मुझे तो खैर हिंदी और उर्दू में भी काफी शौक है, बोलता हूँ। वो 2 विशेष भाषाएं मैं डोगरी और जो इंग्लिश, डोगरी और इंग्लिश। हमने आपके बहुत सारे डोगरी सॉन्ग सुने हैं, भजन सुने हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको सुनते हैं।
आपने सिंगिंग करना कब स्टार्ट किया? अच्छा, इसकी भी कहानी सुनाऊं। संगीत मैंने, डोगरी संगीत तो मैंने माँ जी से सुना है, क्योंकि वो कांगड़े की थी, गांव की थी, तो बड़े अच्छे गीत, जितने गीत है ये भवतारिणी मान करी लिया भगती दिलाज, बड़े शैल गाने दसे उन्हें। डोगरी गाने बचपन में सीखे, वो तर्जें मैंने सब सीख ली थी, और जब मैं लिखने लगा तो उन्हीं तर्जों के ऊपर मैंने वो भजन पूरे फिट किए। भजन मैंने लिखे, फिट मैंने उन्हीं पुरानी माँ जी की तर्जों पे किए, तो वो हुआ लोक संगीत, वहां से सीखा। शास्त्रीय संगीत, पिताजी बड़े विशेषज्ञ थे शास्त्रीय संगीत के, तो हमारे दरबार में एक साल केसरबाई केयर कराती थी, दूसरे साल सिद्धेश्वरी बाई आती थी। ये बड़ी बड़ी प्रमुख गायिका थी ये बार बार। तो मुझे उन्होंने 11 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत सिखवाना शुरू किया। एक बलराम सिंह रावत टीचर से, उत्तराखंड के थे, और एक तबले वाले। तो मुझे पूरी करनी पड़ती थी, वहाँ रियाज करना पड़ता था अपने घर में, फिर बुला के पूछते करो, सामने बैठ के रियाज करो। तो वो मैंने, जो शास्त्रीय संगीत की देन है वो पिताजी की है, लोक संगीत की देन माता जी की है, शास्त्रीय संगीत की देन पिताजी की है। तीसरा जो मुझे शौक है, रॉक म्यूजिक का बहुत शौक है मुझे। वो बिल हेली एंड द कॉमेट्स, इससे बहुत पहले कि एल्विस प्रेस्ली वगैरह आए, उससे बहुत पहले, और डॉन सारे, मडोना और डायर स्ट्रेट्स और बिली जोएल इत्यादि से बहुत शौक। तो तीनों जो हैं त्रिवेणी संगीतों की, वो मेरे जीवन में आई है, और मेरे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराजा हरि सिंह जी भी गाते थे? नहीं, गाते नहीं थे, वो सुनते थे। आप? माँ जी गाते थे ढोलकी पर। ओके, थोड़ा जिहा कोई डोगरी गाना ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ। डोगरी तो उन्हें सुन लेना चाहिए, इधर तो मिली किए गा, मैं साज ना किसी किए गा, थोड़ा जिहा क्या गाई दिया भला दिखे, दिखी ला डोगरा देश। नहीं ओ माता मेरी भवतारिणी माँ, रखी ले भगते दिलाज। ओ माता मेरी शिव जी दी रानी, रखी ले भगते दिलाज। दुर्गे दा रूप माता शेर दी सवारी, दुर्गे दा रूप माता शेर दी सवारी, ओ शेर दी सवारी, तेरा यह जग बिच राज। ओ माता मेरी है भवतारिणी माँ, रखी ले भगते दिला। जो माता मेरी है शिव जी दी रानी, रखी ले भगते दिला। ऐसे बड़ा लम्मा है कि दो बोल बोले सर, बड़ा शैल लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਈ ਤੇ ਨੀਆਂ ਲੱਗਾ कि मेरा कोई एक सपना ਜਿਹੜਾ वो सच हुई आज मैं ਤੁਹਾਡੇ कन्ने मिला। अच्छा, तो आपको जो महाराजा हरि सिंह जी हैं वो क्या कहकर बुलाते थे? टाइगर। टाइगर क्या? टाइगर माय पेट नेम वाज टाइगर। वाओ, मेरा पेट नेम टाइगर है। सारी उनकी चिट्ठियां, और मेरा जवाहरलाल जी से जो पत्र व्यवहार है, उनका हर एक चिट्ठी माय डियर टाइगर पंडित जी लिखते। तो पिताजी और उनकी जनरेशन के उनके से मुझे टाइगर ही कहते। हालांकि मैं बड़ा नॉन वायलेंट हूँ, लेकिन मेरा नाम टाइगर ऐसे पड़ गया। मैंने सुना कि एक दिन महाराजा जोधपुर बैठे हुए थे उमेद सिंह जी, पिताजी के बड़े मित्र थे वो। तो मैं आया ऐसे क्रॉल करते करते, तो उन्होंने कहा ये टाइगर की तरह क्रॉल कर रहा है, तो नाम ही टाइगर पड़ गया। और बड़ा अच्छा नाम है, छोटा सा। हर एक के निकनेम होते थे उन दिनों में, तो निकनेम मेरा टाइगर। क्या बात है, थोड़ा डर मचा रहा है क्योंकि मैं आज टाइगर में बैठी नहीं आज। वैसे आप असल में हमारे जम्मू कश्मीर के टाइगर हो। अच्छा, तो आप महाराजा हरि सिंह जी को क्या कहकर बुलाते? बापू जी। बापू जी, क्या बापू जी थे, माँ जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन घूमता रहता है। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अलग अलग वीडियोस में हमें ये बताया जाता है कि महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर क्यों छोड़ा, तो आखिर उन्होंने जम्मू कश्मीर क्यों छोड़ा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आखिर जो छोड़ा उन्होंने, पहले तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने राज किया, वो उनकी राज तिलक हुआ था 1925 में, जब वो 30 साल के थे। 1885 का जन्म है उनका, 1925 में हुआ था। और बड़ा अच्छा राज्य में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए।
उनको भी याद रखना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने हस्ताक्षर इस पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन पे किए, उन्होंने जैसे सब मंदिर दलित तो हरिजनों के लिए खोल दिए, तो बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में 1929। आज तक लोगों को वो हो रहा है कि जगह में सब मंदिर खोल दिए, बेगार करके एक दुष्ट परंपरा थी कश्मीर में वो बंद कर दी, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत महत्व दिया, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, हाई कोर्ट बनाया, ये क्या नाम है इसका, JNK बैंक, तो बहुत कार्य उन्होंने अपने राज्यकाल में किया। अंत में जाके दुर्भाग्य से जो हमला हो गया और उस वक्त फिर सारे हालात हमारे स्टेट के बिगड़ गए। खैर उस वक्त उन्होंने हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947 हरिनिवास पैलेस। मैं भी बैठा, उनके पास नहीं बैठा था, मैं उसी घर में था, हालांकि मैं व्हील चेयर में था, मुझे चूकले में तकलीफ हो गई थी, मैं व्हील चेयर में था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो चला गया अमेरिका इलाज के लिए। सरदार पटेल आए एक दिन, कहने लगे पिताजी की क्यों है ये कुर्सी में क्यों है, जी 6 महीने से हम कर रहे हैं इसका। मैंने कहा भाई साहब अभी इसको अमेरिका भेजो, नहीं तो ये सारी उम्र कुर्सी पे रहेगा। और सरदार पटेल जी को मैं नमन करता हूँ, उनकी कृपा से मैं गया, ऑपरेशन भी हुआ, ठीक भी हो गया, चलता फिरता रहा आज तक। अब 91 वर्ष हो गई उम्र मेरी, शिवजी महाराज की कृपा। तो उसके बाद वो 48 में मैं बाहर रहा, तो उनकी और शेख अब्दुल्ला जो थे वो पंडित जी के बहुत खास थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन जब किया तो कहा कि भाई आप शेख अब्दुल्ला को पॉलिटिकल पावर दे दो। पिताजी की तो पॉलिटिकल पावर एक प्रकार से खत्म हो गई थी, तो उनको उन्होंने बनाना पड़ा हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो शेख अब्दुल्ला की और पिताजी की बड़ी सख्त आपस में ठन गई थी। तो जब मैं वापस आया फरवरी में, तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि बड़ा स्पष्ट था कि दोनों नहीं रह सकते। अब उन दिनों में बेटा आपको याद नहीं होगा, छोटे युवा पीढ़ी को नहीं, प्लेबिसाइट की बात चल रही थी। आजकल तो लोग कहते हैं कि आप प्लेबिसाइट की बात बड़ी जबरदस्त चल रही थी, यहाँ तक कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था, अमेरिका का एडमिरल चेस्टर निमित्स। तो प्लेबिसाइट जब होने वाला था तो इंडिया के लिए कौन जीतने वाला है प्लेबिसाइट? मुसलमानों में शेख अब्दुल्ला। एक बात कहनी पड़ेगी, जब 47 में हमला हुआ तो शेख अब्दुल्ला खड़ा रहा इंडिया के साथ, ऐसा नहीं उन्होंने कभी उसको दूसरे पक्ष नहीं किया। तो शेख अब्दुल्ला ने ये कहा, मैंने हमने सुना पंडित जी को, कि जब तक महाराजा हरि सिंह स्टेट में है तब तक मैं ही नहीं थी, और महारानी तारा देवी भी नहीं, क्योंकि माँ जी जाते थे, वो गांव की थी, वो ज्यादा जाती थी रेफ्यूजी कैंप में मिलने में, बापू जी तो बैठते थे। तो उन्होंने ये कहा कि सरदार पटेल ने हमें बुलाया यहाँ दिल्ली में अप्रैल 1949 में, 49 में, और उनको फिर कहा कि महाराज साहब आप अगर 6 महीने के लिए बाहर रहें, आप और हमारे साहब तो अच्छा रहेगा। नेचुरली बापू जी को शौक तो बहुत हुआ कि भाई ऐसे एक सेशन भी हमने किया, और बाद में उन्होंने कहीं लिखा भी कि भाई निज़ाम तो लड़े भारतवर्ष के विरुद्ध, उनको तो राजप्रमुख बना दिया गया, और हमने जो एक्सेशन किया हमें जला वतन कर दिया गया। 6 महीने, लेकिन फिर वो आए नहीं वापस, केवल मैं उनकी अस्थियां ले आया 1961 में। अस्थियां मैंने सारे जम्मू के ऊपर फिरा दी। तो महाराजा हरि सिंह जी खुद नहीं जाना चाहते थे उनके साथ? नहीं, खुद नहीं जाना चाहते थे, खुद तो नहीं छोड़ते, लेकिन इस तरीके से भारत सरकार ने उनको मजबूर किया, कोई धमकी धमकी नहीं दी, लेकिन यही होती है मजबूरी के बाद जो कहना कि भैया आप बाहर रहिए। ये काफी गलत है वैसे तो। अब वही हो गया, उसको क्या पता। ठीक है, हमारे जम्मू का युवा डोगरास बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि महाराजा हरि सिंह जी हाँ छुट्टी मिले, और फाइनली वो छुट्टी बहुत बहुत बधाई है जितने मेरे श्रोता हैं, जिन्हें खासतौर पर जम्मू के नौजवान हैं, उन्हें बड़ी मैं मुबारकबाद देना। बड़ा संघर्ष किया तुसें सारे, खास तौर पर युवा राजपूत सभा ने बड़ा संघर्ष किया, और भी सब कौमा मिली, ऐसी गल नहीं है, और विरोध नहीं कुछ नहीं किया जम्मू सारे इकट्ठे हुई है, ये उनकी छुट्टी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी खुशी इस गल दी है कि तुसें सारी बड़ी बड़ी बधाई है। बिल्कुल, सारे आर्टिस्ट लोग थल्ले उतरी आए रहे, इन्ने शैल शैल गाने, उन्हें बड़े शैल गाने, सुने सारे गाने? सारे नहीं कल सुने। केड़ा कोई तुझे याद है? नहीं चेता नहीं आ, बापू जी के बारे गाने। हाँ जी, एक कोई गाना महाराजा जी दे पुत्तां छुट्टी लेके छोड़ांगे,
हाँ वो भी सुने हैं। वो तो नारा है गाना। गाना पूरा गाना कटे हो रहे हो फिर। ठीक ते सारे ही महाराजा देश छोड़ी नहीं हो जाना, लम्मिया भाखा गांधी एक बड़ी शहर, राजा जी देश छोड़ी नहीं जाना, नहीं हो जाना, बड़ा शहर, ये शहर लम्मिया भाखा होंगी है ना, हाँ। तो बड़िया शहर थी, वो माँ जी भी गाते होते। ठीक है, थोड़ी कि इन्नियां शैल शैल गल्लां की थोड़े बारे च जानने आ, तो आपका मन करता है दोबारा से बचपन में जाने का? नहीं नहीं, मैं कभी पीछे नहीं देखा, मैंने मेरी जीवन का एक रहा, मैंने पीछे कभी नहीं देखा, मैंने आगे ही देखा। मैं वहाँ था, फिर मैं भारतवर्ष में रहा, फिर मैं एम्बेसडर रहा, जो भी मैं देखता हूँ मैं आगे की तरफ बात करता हूँ। पीछे तो है हमारे संपत्ति है, मैं उसका मुझे गौरव है, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं फिर वापस जाऊँ। मैं तो अब नए भारत में, नए विश्व में नई चेतना की कोशिश कर रहा हूँ, देश विदेश में वेदांत में भाषण देता हूँ, तो मेरा जीवन अब जो है एक प्रकार से मैं विश्व नागरिक बन गया हूँ। और हमें इस बात का काफी गर्व है पूरे जम्मू कश्मीर को। गर्व तो है, लेकिन लोग आप के जम्मू वाले कहते हैं मिल देनी, मिलना की है, मैं तो दिल्ली रहूँ ना, तो मैं कभी साले तो दो तो भाई जन्ना ये आज मिल देनी, तो मैं तो जम्मू थोड़ा बैठे ना की मिलन में सारे जेरे कोई मिलना चाहन मैं मिल जी तुसे आख्या जी दुनिया में सुनिया पे जम्मू के सलाथे में आई जाओ, मैं कुछ ना तो नहीं की, लोग अगर ये गेला करन जी मिलते नहीं तो मेरे कोई इलाज नहीं है, मैं मुड़िए जाइए जम्मू नहीं मैं रही सकता, बच्चे जाने ना आई सकते, बच्चे जान सारे परमात्मा देने बच्चे पोत्र वगैरह वो जान सारे जान। ठीक है, ते तुसें की लगदा कि जम्मू कश्मीर दा फ्यूचर की है आगे? हूँ बस हूँ समाप्त करने बड़ा लंबा हो गया था काम। जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो तो मुझे लगता है कि अब पहली बात तो ये कि चुनाव होना चाहिए, 3 वर्ष हो गए हैं और 3 वर्ष अगले साल तक चौथा वर्ष लग जाएगा, तो चुनाव की ये है ना कि इस समय काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और लोगों के बीच में कोई संधि नहीं है, लोग अलग हो गए हैं। वो पहले होते थे ना एमएलए कुछ भी थे कम से कम वो लोगों के पास जाके पूछते थे, अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो अफसर जो होते हैं वो तो घर घर नहीं जा सकते, इसलिए चुनाव होना अब जरूरी है। तो चुनाव अगर हो जाते हैं और चुनाव के बाद मेरी तो अपनी इच्छा ये है कि चुनाव से पहले हमें अपने राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि हम पूर्ण राज्य के लिए चुनाव करें, यूटी के लिए नहीं। लेकिन अभी तक मुझे लगता है केंद्र कह रही है कि हम चुनाव की बात करेंगे, तो हमारी तो यही पर रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमें राज्य दे दीजिए। पहले हम कहते थे जी जम्मू कश्मीर राज है, ये ताज है भारतवर्ष का वगैरह, अब वो स्पेशल राज छोड़ के तो अब तो हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे हो गए, हम यूटी हो गए। इसलिए अगर वो हो जाए, चुनाव होने चाहिए हर सूरत में और राज्य बनना चाहिए, फिर उसके बाद आगे चलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कोई 3 ऐसे लेसन्स जो आपको लगता है आपके चाइल्डहुड से आज के बच्चों को सिखाना चाहिए। पहली गलती शैतानी नहीं करो। बस लास्ट शैतानी थोड़ी बहुत करोगे कोई अर्ज नहीं, मगर कोई खतरनाक शैतानी नहीं करनी, पहली गल। दूसरी गल ये है कि अपने शरीर की संभालिए रखो। हाँ, मतलब है तो जवानी जे किश कर गए ना, अगर तुम तंबाकू पीता वो भी सेहत खराब हुई, शराब ज्यादा पीते वो भी सेहत खराब हुई, ड्रग्स खाते अगर वो तो बहुत ही खतरनाक है, आदमी फसी जाता, अनसेफ सेक्स के, ये सारी चीजें तुसें आपू समझनी आओ, ये बच्चे माँ बाप नहीं सनाई सकते, तुसें आपू सोचना कि जेड़ा मैं कम कराना ठीक है या गलत है, क्योंकि अगर गलत कर गए तो तुसें नुकसान होना और नहीं कुछ ही होना। तुसें अगर बड़ा तंबाकू पीता तो बड्डे होइए तुसें मेरे कन्नै जे 2 मुड़े 2 एक ते मरी या लंग कैंसर कन्नै बेटी दिखपाल सिंह, क्योंकि वो सिगरेट पीता रौंदा, इसलिए तुसें अगर तुस अपनी सेहत हून कर गए हो ना, तो जिसले मेरी उम्र उठ पुज गई तां थोड़ी सेहत ठीक होनी है। ये दुई है, पहला शैतानी नहीं करो, छोटी मोटी करनी है, ज्यादा नहीं करो। दूसरी गल अपनी सेहत, क्योंकि शरीर माध्यम खरु धर्म साधर्म, सारे शास्त्र लिखे था, कोई भी धर्म करना हो तो शरीर पर ही निर्भर है, शरीर अगर कमजोर हो जाए तो कोई धर्म नहीं होता, ना राज योग। और तीसरी गल जी है, ऐसा काम करो
निर्माण की तरफ देखो, ये तोड़ फोड़ वगैरह नहीं, निर्माण होए, राज्य का निर्माण हो, थोड़े अपने ग्रां का निर्माण होए, अपने आंचल का निर्माण होए, राज्य का निर्माण होए, देश का निर्माण। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो। भी जानता बड़ी भारी आजकल भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी, नौजवान बड़ी बुरी दशा च, लेकिन फिर भी हिम्मत रखो, अपने विश्वास रखो, एक ना एक दिन तो जरूर कामयाब होगे। थैंक यू सो मच। बड़ी शैल शैल गल्लां तुसें साडे यूथ दी सनाइयां चलो तुसें ते बड़ा गै शैल लग्गेआ तुहाडे कन्नै गल्ल करियै। तुहाडा टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। ले लिया, कोई गल नहीं, अच्छी गल्लां कीतियां, लोगें गी पुज्जी जान ते अच्छी गल है। बिल्कुल। जंदे जंदे मैं एक ही गल आखनी होनी जिल्ले भी कोई इंटरव्यू करनी होंदा, एंड च लिखनी होनी कि बोलदी ओड़ो जय डुग्गर, जय मां डोगरी, जय हिंद, जय भारत। हाँ, जय डुग्गर। डुग्गर के वास्ते मैं बड़ा काम किया। जब डुग्गर 8 शेड्यूल में आई है तो मैं धरना पर भी बैठा, जय डुग्गर तो जय मां डोगरी। मां डोगरी, डोगरी साड़ी मां है तो कोई शक नहीं। और बस तीसरा भी आके बोले जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, शिव जी महाराज के नमस्कार। थैंक यू सो मच। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस न्यूज चैनल। थैंक यू।